नमस्कार, तो आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल टी के गहलोत पर। तो आज का विषय है हमारा कंप्यूटर। और आज हम कंप्यूटर में समझ रहे क्या है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ कैसे होता है और कंप्यूटर की कैसी है। मतलब एक ही वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक अभी चल रहा है, राइट। तो शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर में। कंटेंट हमने 3 चीज़ें ली है, लेकिन इसके डिटेल्स भी ज़्यादा है, जैसे कि कंप्यूटर, हिस्ट्री और यूज़। और इसके अंदर डिटेल्स को भी मैंने स्लाइड्स बना रखी है। तो समझते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज़ अ सिंपल थिंग विच कैलकुलेट फॉर अस। मतलब कि आपने कुछ भी काम दिया, जैसे कैलकुलेशन का, वो भी रो डेटा दिया, इसको कैलकुलेशन करके हमको आउटपुट को देते हैं, जिसको डेफिनेशन हो सकते हैं कंप्यूटर इज समथिंग विच कंप्यूट or calculates. It is a machine that takes a data, performs some calculation on it, and gives us the perform output in the desired format. Simple things, right? और आपको अगर हिंदी में समझना तो इसको इंग्लिश में और अच्छे से आप वर्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या मेन पार्ट होते हैं। तो कंप्यूटर एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोलें तो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, उसका डेटा का प्रोसेस होता है और उसको आउटपुट पे मिल जाता है। तो इनपुट में क्या है हमारी मेन रोल। तो इनपुट में मेन रोल होता है कीबोर्ड माउस का, और प्रोसेस किसके अंदर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। और उसका आउटपुट किस में दिखेगा हमको, स्क्रीन में। अगर जैसे मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है, तो आपने इनपुट दिया, उसको टाइप करा, वो प्रोसेसिंग होगा सीपीयू में, और उसका स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, और उसका आउटपुट कहाँ पे मिलेगा आपको, प्रिंटर में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो कंप्यूटर में और क्या मेन चीज़ है, जैसे कि आपको पता चल गया कि इनपुट दिया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, दैट्स ओके। बट और इसमें क्या हो सकता है, तो और इसमें होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो ही मेन रोल होते हैं। हार्डवेयर में हम बात करें तो हार्डवेयर जैसे कि जो आपको टेंजिबल थिंग्स हो, जैसे कि सीपीयू। सीपीयू का आप हाथ लगा सकते हो, उसके अंदर जो मदरबोर्ड है, रैम रोम है, उसको भी आप टच कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर का आप टच नहीं कर सकते, आप उससे ऑपरेट कर सकते हो। और डेफिनेशन में अगर मैं बात करूँ तो हार्डवेयर इज अ मैकेनिकल डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम इन इंटरकनेक्टेड फॉर ऑपरेशन। मतलब कि उसके अंदर ही एक हार्डवेयर के अंदर, मतलब कि सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, रैम रोम सारी चीज़ें लगी हुई है। द यूजर्स में नॉट बी एबल टू सी ऑल द हार्डवेयर। सब बड़ी सी बात है, पूरा सीपीयू पैक है तो आप पैक नहीं सकते, उसको ओपन करके ही देख सकते हो। बट टेंजिबल थिंग है, जिसके अंदर सारे बाइनरी डेटा ऑपरेट होते हैं, मतलब बाइनरी डेटा रन करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर बात हो तो जैसे कि आपने रैम रोम देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में जरूर समझेंगे, अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर इज ऑन अदर हैंड वर्क ऑन द आइडिया ऑफ स्क्रीन प्रोग्राम इन द कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन। दे टेल द डिवाइस व्हाट टू परफॉर्म टू डू यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, इस विंडोज 7 का आपने इंस्टॉल करा है सीपीयू के अंदर, तो हार्डवेयर जाके इंस्टॉल हुआ है। और सॉफ्टवेयर कौन सा है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। अभी लेटेस्ट में विंडो 11 सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसके बाद बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने फॉर एग्जाम्पल विंडोज 7 इंस्टॉल कर लिया। विंडोज 7 इंस्टॉल करने के बाद आप उसके अंदर क्या यूज़ करोगे, जैसे आपने एस ऑफिस, आपको डॉक्यूमेंट्स टाइप करने, तो डॉक्यूमेंट्स टाइप करने तो आपने एम एस ऑफिस यूज़ किया, तो एम एस ऑफिस क्या है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे 7, विंडो 8, विंडो 10, लाइनक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अंदर यूज होने वाली एप्लीकेशंस ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री की। अगर हिस्ट्री की बात करूं तो कंप्यूटर हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई। स्वाभाविक सी बात है, हर एक कोई भी चीज़ बने उसका बेस तो हो गई होगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन था इसका वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन था इसका ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन था इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन था माइक्रो प्रोसेसर, और जनरेशन जो अभी चल रही है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोट्स। ये हर एक जनरेशन के मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो अलग से भी बनाऊंगा, जिसमें हर एक का एक प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर, ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि हर एक चीज़ क्या क्या होती है और कहाँ कहाँ करी गई है। तो फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट जनरेशन जो था हमारा कंप्यूटर, ये यूज़ किया गया था उसे वैक्यूम ट्यूब को, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था, जिसके अंदर क्या करते थे हम, कैलकुलेशन करते थे और स्टोरेज को यूज़ किया करते थे। मतलब कि कोई भी आपने बाइनरी डेटा यूज़ करा है, तो बाइनरी को लगाया आपने, तो वो उसका
जैसे आपने कुछ स्टोरेज की है, उसको कंट्रोल किया, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ किया हैबिटेट। और इसका इन्वेंशन हुआ था 1904 में बाय जो एम्ब्रोस। पर बनने के बाद इसको टेक्नोलॉजी में यूज़ करने में टाइम लगा, और इसका जो यूज़ करने का था वो 1940 से 1956 तक। ओके, अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारी लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करी गई थी। लो लेवल लैंग्वेज कहें तो हम 0 और 1 जो हमारी बाइनरी होती है, राइट, ये लैंग्वेज यूज़ करके हमने इस पे वर्क किया था। अब हम बात करते हैं इसी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो करेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, डायोड्स एंड ये दोनों चीज़ें यूज़ करी। वैक्यूम ट्यूब प्लस डायोड्स दोनों यूज़ करके ही एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई गई थी। जो सारे इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे कंपोनेंट यूज़ करके उसको बनाया गया था, जो कि बहुत बड़ा कंप्यूटर बना था, एक रूम की साइज का कंप्यूटर बनाया था, जिसके हमने अंदर क्या यूज़ किया था, पंच कार्ड यूज़ किए थे, पेपर टेप यूज़ करी थी। और इसमें हम कह सकते हैं एक स्मॉल पर्पस के वर्क हुआ करते थे, जिसमें हमने सिंपल दिया, उसको सेव कर लिया और उसका आउटपुट परफॉर्म हो गया। और इसमें स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किया करते थे। और इसकी अगर बात करूँ मैं इसका साइज़, तो इसका साइज़ एक रूम के बराबर था, एक बहुत बड़ा साइज़ था। और वेट भी बहुत ज़्यादा था, पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, वेरी एक्सपेंसिव इन द प्राइस ऑल्सो नॉट, मतलब हर कोई आम आदमी इसको नहीं खरीद पाता था। और लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो आपको बता चुका हूँ, इसमें लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करी गई थी, और जिसकी स्पीड भी बहुत स्लो थी। तो हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो शॉर्ट में बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ करा हमने, कहाँ से यूज़ हुआ, 1940 से 1956 तक हमने यूज़ करा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो वैक्यूम टेक्नोलॉजी यूज़ करी। एग्जाम्पल एनिक, इड, सेक, इडवेक, ये सारी एग्जाम्पल्स है इसके। और एडवांटेज की मैं बात करूँ तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे, मतलब इस टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स ही से मिलकर एक सर्किटरी बनी थी, यही इसका एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो स्लो था, बहुत एक्सपेंसिव था, और लिमिटेड मेमोरी थी, और जनरेशंस हीट जनरेट लॉट हीट, सॉरी, मतलब कि एक जब ऑन होता था तो बहुत ज़्यादा हीट बनाता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती थी कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। उसके बाद मैं बात करूँ सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में उन्होंने यूज़ किया ट्रांजिस्टर का जो एक वीडियो भी बना हुआ आने वाले समय में कि ट्रांजिस्टर पर प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाए। तो अभी फिलहाल तो हम इसके अंदर समझ रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर्स को की जनरेशन बनी जो यूज़ की गई 1956 से 1964। और किसने बनाई थी, विलियम शॉकली ने 1947 में इसको बना दिया था। और इस टेक्नोलॉजी ने, मतलब कि पिस्टन ने किसको रिप्लेस करा, वैक्यूम ट्यूब्स को, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके हम ट्रांजिस्टर ले आए। सिंपल डेफिनेशन, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर रिप्लेस the vacuum tube with reliable components for transistor for manufacturing of computers for invented by William Shockley in 1947। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके आप ट्रांजिस्टर लेके आए, सीधी सी बात है। और उसके बाद हम बात करेंगे, सॉरी मैं तो शायद जल्दी आ गया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ द वैक्यूम्स, मैग्नेटिक टेप को यूज़ किया गया था स्टोरेज के लिए, और साइज़ भी बहुत था, और वेट बहुत कम था, लो एनर्जी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन की था, और थोड़ा फास्टर था, वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा सा फास्ट था, और थोड़ा सा प्राइस भी कम हो गई। और इसकी बात करूँ तो इस समय हम प्रिंटर और यूज़ करने लग गए थे, मतलब यूज फॉर द स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। और यहाँ क्या हम हाई लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमने कोबोल, अलगोल, सोल ये लैंग्वेज यूज़ करी। हम एक लैंग्वेज के ऊपर भी आने वाले समय में एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी और कैसे कैसे वर्क हुआ, राइट। अब इसके शॉर्ट बात करें तो कंप्यूटर जनरेशन एंड द फीचर्स की बात करें तो सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 तक यूज़ हुई। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो मैं ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, एग्जांपल IBM 7000, CDC 3000, CD7 एक्सेट्रा, ये सारे यूज़ करके। एडवांटेज की बात करूँगा तो स्लाइटली स्मॉलर, चिपस्टर एंड मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन सिस्टम। और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो स्टिल कूलिंग एंड नीडेड एयर कंडीशनिंग, मतलब कि
सेकेंड जनरेशन में जब वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस किया गया तो वैक्यूम ट्यूब जो था वो काफ़ी बड़ा था, और ट्रांजिस्टर लगने के बाद ये ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर छोटा हो गया और वैक्यूम ट्यूब से फास्ट हो गया, ठीक है। और इसकी कॉस्ट भी कम है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये था कि थोड़ा सा कॉस्टली ही था, और उसके अलावा हीट जो जनरेट करता था उसके लिए एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है, इसमें हमको लगती थी। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? थर्ड जनरेशन में हम लेके आए इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट कौन लेके आया? तो वो लेके आया, द डेफिनेशन समझ लेते हैं। द थर्ड जनरेशन अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वेंटेड बाय जे किल्बी फ्रॉम 1958 टू 1964। इसके बीच का पूरा एक इन्वेंशन हो गया था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल ट्रांजिस्टर माउंटेड ऑन द चिप विच आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। मतलब कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर के ऊपर के आईसी बनाएंगे। आईसी के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो रोबोट्स में जो स्मॉल आईसी यूज़ करते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आप बताऊँगा कि आईसी को किस तरीके से यूज़ करके रोबोट्स बनाया जाता था आने वाले समय में। तो अभी तो मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो वर्किंग करते हैं, राइट, जिससे कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। अब हम बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि इन दिस जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट वाज मोर पावरफुल देन अ ट्रांजिस्टर। सिंपल सी बात है, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस क्यों करा गया? क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा एक तो कॉस्टली भी था और हीट जनरेट ज़्यादा करता था, और साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। इस साइज़ को और छोटा करने के लिए हम लेके आ गए आईसी। आईसी से कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया, कॉस्ट कम आ गई, और थोड़ा सा वर्किंग एफिशिएंट अच्छी हो गई एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। तो साइज़ की मैं बात करूँ तो आपको पता चली गई छोटी साइज हो गई पहली जनरेशन से। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो फास्टर था सर एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन, और इसमें कीबोर्ड और माउस को हम यूज़ कर कहते हैं, राइट। उसमें इतना यूज़ नहीं हो पा रहा था क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर थे, तो इतना यूज़ नहीं था। लेकिन थर्ड जनरेशन में जब आईसी लेके आ गए तो हम कीबोर्ड माउस को यूज़ करने लगे। और लैंग्वेज की बात करें तो इस लैंग्वेज थोड़ी सी एडवांस हो गई, जिसमें हमने बेसिक, कोबोल, फोर्टन, पास्कल इन लैंग्वेज को यूज़ किया गया, ठीक है। हम बात करें तो इसमें अवेलेबल फॉर द मास ऑडियंस एंड पॉसिबल फॉर जनरल पर्पस यूजेस। अब इसका यूज़ हम एक पर्पस के लिए लेने लगे जो नॉर्मली जनरल था, ठीक है। आपको डिटेल्स में वीडियोस मिल जाएगी आने वाले समय में, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, अभी शॉर्ट पे बता रहा हूँ, ठीक। और थर्ड जनरेशन की हम बात करें तो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो। थर्ड जनरेशन की हम बात तो 1964 से 1971 तक की जनरेशन चली। और फिर इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो हमने इसमें आईसी को यूज़ करा। एग्जांपल की बात करें तो हम इसमें IBM 360 का एक एग्जांपल है, इसका 370 ये भी एग्जांपल है, हनीवेल 6000, ये कंप्यूटर्स बने हुए हैं इसके ऊपर टेक्नोलॉजी का। एडवांटेज की बात करूँ तो कंपोनेंट लाइक मदरबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर वे इंट्रोड्यूस टू, मतलब इसके अंदर हम कीबोर्ड और माउस को यूज़ करने लग गए। डिसएडवांटेज की मैं अगर बात करूँ, द मैनुअल इंटरकनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर rectifiers in semiconductor was tedious and not totally reliable। अब मैं आपको आने वाले समय में कैपेसिटर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, सबके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता था। पर फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि इसमें एक डिसएडवांटेज ये था कि हर एक का एक कनेक्शंस प्रॉपर नीडेड था, जो कि मैनुअल था, जो कि इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज था। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ जनरेशन की, जो कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन हुई। 1971 से 2010 तक ये जनरेशन चली। द माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इक्विवेलेंट टू द about millions of transistors were assembled and wrote the whole central processing unit and fundamental element of the machine and the small chip called microprocessor printed on the CPU socket। सीधी सी बात करूँ मैं तो हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक ही के अंदर यूज़ करा। किसके अंदर? सब ट्रांजिस्टर को लेके एक ही के अंदर आ गए, वो है CPU। मतलब कि एक माइक्रो प्रोसेसर ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को इनबिल्ड किया गया और एक छोटी सी चिप बना जिसके अंदर सारे काम होने लगते हैं, ठीक है। और इस माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ यूज़ करते हैं, आने वाले में मैं आपको CPU के ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा कि CPU के अंदर इस जगह इस माइक्रो प्रोसेसर को लगाया जाता था, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर एंड VLSI टेक्नोलॉजी। VLSI टेक्नोलॉजी क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इसके अंदर क्या होता था कि मीडिया रजिस्टर को किस तरीके से एक चिप के अंदर यूज़ किया गया, मतलब कि टेक्नोलॉजी यहाँ से इनबिल्ड हुई थी VLSI। एंड द कंप्यूटर द फोर्थ जनरेशन पर स्मॉल इन साइज, मतलब सिर्फ सी बात है, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया, IC को रिप्लेस कर दिया। और चौथी जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर जब आया तो एक तो इसकी साइज छोटी हो गई, थोड़ा सा लाइट वेट हो गया, और ऑलवेज पोर्टेबल टू कंप्यूटर, राइट। अब हम बात करें द इंटीग्रेटेड ऑफ द मल्टी कोर्स ऑफ द प्रोसेसर लाइक ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर, ये सारे प्रोसेसर आए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 3 टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया। कौन कौन सी? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और IC। इन तीनों को रिप्लेस करके हम क्या लेके आ गए? क्या लेके गए हम? इसके बाद हम लेके आ गए माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में हमने क्या करा? इन सब की साइज, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर में साइज छोटी हो गई, लाइट वेट हो गया और थोड़ा टेबल आउटपुट हो गया। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द दिस कंप्यूटर जनरेशन वॉज मच फास्ट रिलायबल देन द प्रीवियस 3 जनरेशन। मतलब कि इन तीनों जनरेशन के बजाय इसका थोड़ा सा एडवांस फीचर ये हो गया, सबसे फास्टर हुआ और थोड़ा रिलायबल हो गया। इसकी साइज और कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई की बात करें तो उन तीनों जनरेशन से कम हुई, मतलब कि इसकी साइज भी छोटी हो गई और थोड़ी सी कोई कम हो गई। अब लैंग्वेज की बात करें तो हमने इसमें C++, .NET, जावा, PHP, पाइथन पर बेसिक, ये सारी लैंग्वेज यूज़ करें। अब इन लैंग्वेज के ऊपर भी मैं आने वाले समय में आपके पास वीडियो बनाऊंगा। आपको बेसिक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मतलब कि कंप्यूटर से मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, और आने वाले में C++, .NET, जावा, PHP सारे वीडियो आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग रोबोटिक्स, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी कैपेसिटी तो यूज़ ऑफ द GUI बेस्ड OS विथ मोर मेमोरी कैपेसिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी अस कंपेयर सबसे थोड़ी सी ज़्यादा हुई, और इसके अंदर सबसे बेफायदा ये रहा कि इसके अंदर इंटरनेट एक्सेस हुआ, राइट। और ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर दे वेयर अवेलेबल टू एवरी कॉमन। अब यहाँ से 4th जनरेशन से हर एक व्यक्ति इस कंप्यूटर यूज़ करने लग गया था। और इसके एग्जांपल की बात करें तो कहाँ का यूज़ करा हमने इस माइक्रो प्रोसेसर को? डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, टैबलेट, क्रोम बुक्स एंड स्मार्टफोन आर एग्जाम्पल ऑफ द 4th जनरेशन कंप्यूटर। और इसको शॉर्ट में समझे तो 4th जनरेशन कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुई? 1972 से 2010 तक। कंप्यूटर बेस्ड ऑन किसके ऊपर था? माइक्रो प्रोसेसर चिप और डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, ये एग्जाम्पल है। एडवांटेज की बात करूँ, मच स्मॉलर फिटेड ऑन डेस्क लैब्स एंड पॉम द इंटरनेट एंड द माउस इंट्रोड्यूस, राइट। एंड डिसएडवांटेज की बात करो, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर वे कंटेंट इन CPU। ये इसका डिसएडवांटेज, तो इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इनबिल्ड किया गया है CPU के अंदर, राइट। तो इसको भी हमने रिप्लेस रहा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की, वो है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन जो फैलाई हमारी वो है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2010 के बाद अभी तक ये टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द नेम ऑफ द 5th as well as the latest generation of computer based on ULSI। अब देखो 4th जनरेशन था वो VLSI पे था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। इज दिस प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग embedding billions of transistors on a single silicon microchip। मतलब कि एक बहुत छोटी माइक्रोचिप है जिसके अंदर और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इनबिल्ड किया गया। अब हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, द मेन फोकस ऑन AI बेस्ड कंप्यूटर। मतलब कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर मेड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन ULSI technology, the microprocessor speed is quick, high, can perform billions of calculation in a second। कंप्यूटर आर मतलब कि आप समझ ही सकते हो कि समझाना भूल गया, सॉरी उसके लिए। मतलब बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो था, मतलब कि उनको एक चिप के अंदर लगाया गया, मिलियंस ऑफ, और उसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी बिल्ड करके और इसकी स्पीड को बढ़ा गया है, जिसमें बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन अ सेकंड हो सकते हैं, ओके। कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्यूटर पोर्टेबल था, थोड़ा चीप था, सस्ता था, एबल, फास्ट एंड अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म एंड साइज लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच। तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली सारे एग्जाम्पल को दैनिक जीवन में भी चल रहे हैं, राइट। इन्वेंशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडो, Macintosh and
Chrome OS and Chromebooks. Multi-app has evolved in this generation by combining sounds, graphics और पिक्चर एंड टेक्स्ट और डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब कि इस फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी एडवांस हो गए हैं, जिसमें हम प्रोडिक्स यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ कर मैनी टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग इन फिफ्थ जनरेशन। आने वाले समय में हर एक टॉपिक के ऊपर आपको ये वीडियो मिलेगा जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आपको बता ही चुका हूँ कि कंप्यूटर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन आर बीइंग मेड इनटू लाइक अस फॉर विच कंटिन्यूस advancement of the technologies like artificial intelligence, internet of things, robotics, etc. All to the example of AI computer such as chat आप यूज़ कर रहे हैं, विंडो कोर्टना, गूगल असिस्टेंट, एप्पल श्री, स्पीच रिकॉग्निशन डेटा बीइंग यूज टुडे। आज हम यूज़ कर ही रहे हैं, जैसे एप्पल में श्री को यूज़ कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ बोलते हैं सेकेंड आपके सामने आई जाती है। बहुत ईजीली है टेक्नोलॉजी, ये फिफ्थ जनरेशन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट में फिफ्थ जनरेशन में जो अभी चल रही है 2010 से लेकर अभी तक, और इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, तो वो है यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और एग्जांपल क्या है, चैटबॉट, कोर्टना, गूगल असिस्टेंट, एप्पल्स श्री, स्पीच रिकॉग्निशन, एलेक्सा, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। एडवांटेज की बात करो तो मच फास्टर एंड रिलायबल देन ऑल द प्रीवियस जनरेशन एज वेल एज द टाइम से वो, मतलब कि पुराने जितने भी 4 जनरेशन है उन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी में। और डिसएडवांटेज की बात करूँ मैं तो अभी अंडर डेवलपमेंट है, मतलब कि डे बाय डे इतने इन्वेशन हो रहे हैं कि आप देख ही रहे हो, एक नई टेक्नोलॉजी आई है आपको समझ में आई जाती है। और लास्ट जो टॉपिक है हमारे उसका, तो आप यूज़ में आपको पता ही है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन कहाँ का यूज़ करते हैं। तो सिंपल अब मेन फील्ड जो है वो बैंकिंग है, मेडिसिन है, फाइनेंस है, एजुकेशन सिस्टम है, इन सब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। और कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे साइंटिस्ट है वो भी अभी रॉकेट लॉन्चिंग में भी कंप्यूटर सिस्टम का एक अहम रोल है। मौसम विभाग में भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो आज के समय में कंप्यूटर के बिना कुछ भी पॉसिबल है, तो आज हम कंप्यूटर का ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हर एक फील्ड में। और इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने कभी शॉर्ट वीडियोस बनाए और इसमें कुछ गलतियाँ रह गई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आने वाले समय में इस वीडियो की क्वालिटी को और इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को मैं एडवांस करूँगा। आने वाले समय में जो रोबोटिक्स को, एआई की जो मैं वीडियो डालूँगा उसमें भी आपको कोशिश करूँगा कि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और बस इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा एक हौसला बढ़े वीडियो को बनाने में। टाइम लगाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।